Hi everyone. I hope you guys are well. As you know, we are doing GK20 series, and in this series हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर रहे हैं। ये आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल था 1498 से लेकर 1857 तक, हमने वो टाइमलाइन खत्म की है। एज आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो कि हम पहले इसको दो पार्ट्स में करेंगे टाइमलाइन को। कि देखिए, ब्रिटेन या बाकी जगहों से जो यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, वो 1498 में आ गए थे। ठीक है, 1498 मतलब 1500, मान लो 1500 से लेके हमारा देश गुलाम रहा 1947 तक। तो करीब करीब 450 साल का इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप उसको एक झटके में एक क्रोनोलॉजी नहीं समझ सकते, इसीलिए हमने इसको आधे हिस्से में बांटा था। पहला हिस्सा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने बिल्कुल पढ़ना है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा था, जहाँ पे 1498 से 1857 तक जो भी चीजें हुई, हमने साल दर साल कवर करी है कि भाई क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुई, कैसे हुआ। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। और एक बार आप टाइमलाइन समझ जाते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, कि एक दिमाग में एक लय बन जाता है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक कहानी की तरह। ठीक है, आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जहां से ब्रिटिश राज चालू होता है। असलियत में ब्रिटिश राज चालू होता है। इससे पहले तो कंपनी का रूल था, है ना, कंपनी चीजें कर रही थी। तो अब कंपनी आउट हो जाएगी। ब्रिटेन ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है ना, वो खुद डायरेक्टली इंडिया पे रूल करने लग जाएगी। तो आज हम ये हिस्सा करने वाले हैं टाइमलाइन वाइज। After this, we'll do revolt of 1857 in detail, and then we'll do national movement in two parts, Indian national movement in two parts. ठीक है, तो इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये जो पूरा सब कुछ हुआ ना, ये 450 साल का जो भी है। तो मोस्ट क्रूशियल पार्ट वी विल कवर। ठीक है। अच्छा, ये आज आई टोल्ड यू टाइमलाइन होने वाला है। तो लेकिन टाइमलाइन है, फिर भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। वाई सो? क्योंकि देखिए, 1857 से ना असली चीजें चालू हो जाती है, रियल थिंग्स। वाई आई से दिस? क्योंकि देखो, 1857 से जो चीजें डेवलप होंगी, बहुत। 1857 का रिवोल्ट आपको मैंने बताया, 1857 का रिवोल्ट हुआ, जहां पे एक बार इन लोगों को लगा कि नहीं, हमें अंग्रेजों को भगाना है। अंग्रेज हम पे रूल नहीं कर सकते। दिस इज आवर थिंग, कि हमारी कंट्री, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आई सबसे पहली बार। अब इनके दिमाग में ये चीज आई है। अब ये धीरे 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 करके इस लाइन में डेवलप होगा कि लोगों के मन में ये आएगा कि नहीं, ये हमारा है, भारत हमारा है, भारत पे अंग्रेजी शासन नहीं चाहिए हमको। राइट? तो ये, इसलिए पूरा डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। आई डोंट वरी, मैं इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी, पर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से साल दर साल जो भी मैं बोलूँ कि ये बात जरूरी है, ये बात जरूरी है, ये आपने याद रखनी है, तो वो कोशिश करना है याद रखने का। ठीक है। आफ्टर दैट आपने जरूर इसके क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि देखो, ये अभी मैं इंग्लिश के पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, पर एकदम एग्जैक्ट इसके हिंदी नोट्स भी अवेलेबल है ऑन द ऐप, आप वहां से देख सकते हैं। कहानी तो मैं बोलती हिंदी में ही हूँ, तो आप समझ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बाकी नोट्स यू विल गेट इट फ्रॉम एप्लीकेशन। अगर आपको लगे कि मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, मतलब बहुत फ्लो ऑफ जो हम बातें कर रहे हैं वो बहुत स्लो है, तो आप इसको 1.25 पे देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई ऐड थिंग्स हियर ओनली। आप एकदम कंसाइज्ड वे में देखिए, हम नोट्स जो प्रोवाइड करते हैं ना, हम ऐसे करते हैं जैसे एक बच्चा खुद बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स लिख रहा हो। ना कि कोई मैं किताबों की तरह आपको इंग्लिश में 5-5 लाइन में पैराग्राफ लिखवा के दे रही हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक जैसे आप अपने नोट्स बनाएंगे कीवर्ड्स में, जो आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, एज वी हैव डन टिल 1857, मैंने जैसे आपको बताया था कि लड़ाई हुई। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। मुझे इसको डिटेल में बताना है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, पर एक दो बेसिक बात बता देती हूँ मैं आपको। द बेसिक थिंग इज, देखिए, ये लड़ाई क्यों हुई थी, अगर आपको पता हो तो। इससे पहले एक दो बात अगर मैंने आपको बताया हो, दैट वाज नथिंग बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और उससे पहले वो जिस तरह की पॉलिसीज ला रहे थे, जो भी चीजें हो रही थी, है ना, मतलब ब्रिटिशर्स, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अत्याचार कर रही थी लोगों पे, या जिस जिस तरह की पॉलिसीज थी उनकी, उसने प्रवोक किया कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। तो इन लोगों ने एक बारी रिवोल्ट किया। ठीक है, इसके कारण अपने डिटेल में है, वो हम करेंगे इसके जस्ट जस्ट बाद वाले क्लास में। ठीक है। अगर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, इससे हुआ क्या ना, सबसे जरूरी चीज हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी था, ठीक है ना, कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। अब खुद ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या, जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट है, वहां की जो रानी है, उन्होंने खुद, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडिया को
टेक ओवर कर लिया कि अब इंडिया पे शासन ब्रिटिश का है, मतलब ब्रिटेन डायरेक्टली रूल करेगा। यहाँ पे अब कोई कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं रूल कर रही है हम पे, खुद ब्रिटेन रूल कर रहा है। राइट, ये दिमाग में रखना है। ओके। आ, रूल कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। क्या हुआ? ये रूल, कंपनी रूल तो खत्म हो गई, मैंने आपको बताया, और एक दो चीजें जो हुई आई टेल यू। देखिए, कारण बहुत सारे थे। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बहुत सारे कारण थे। पॉलिटिकल कारण था, अपना एक डिटेल में करेंगे, सोशल, रिलीजियस, फाइनेंशियल, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स थे। ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? उन्होंने ऐसे मुगल्स और मराठा सबको डिफेंड कर दिया था। मैंने अभी आपको बताया कि वो एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब कर करके उन्होंने सबको हरा दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया। रिलीजियस कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा करने लगे थे कि सब क्रिश्चियनिटी में सबको बदलना चाहते थे। ठीक है। और उस वक्त का जो इमीडिएट रीजन था दैट वाज नथिंग बट इनफिल्ड राइफल वाला, जो आप लोगों ने बचपन से कहानी सुनी होगी, क्लास 8 से ये चीज चलती आ रही है। उसमें क्या हुआ कि इनको लगा कि भाई ये जो राइफल होती है ना, उसको जब आप उसमें वो करते हो, फिल करते हो उसको, तो कार्टेज फिल करते हो, तो आपको उसको दांत से निकाल के और फिर फिल करना पड़ता है। तो उसमें उनको पता चला कि उसमें एनिमल फैट है। ठीक है। तो दोनों ही कम्युनिटी के लिए, जैसे पिग और काउ का फैट उसमें यूज हुआ है, तो इन लोगों के लिए वो रिलीजियस था। ठीक है, मतलब रिलीजियस, इट वाज रिलीजियस फॉर बोथ ऑफ द कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम्स बोथ। तो इनको बहुत गुस्सा आया कि भाई ये हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। तो वहां पे उसमें जो सबसे मेन मंगल पांडे थे, तो ये स्टार्ट उन्होंने 10 मई को 1857 को मेरठ में पहली बार ऐसे किया कि हाँ भाई, गोली चला दी वहां के सारे अफसरों पे, और वो चले आए। कहाँ आए? दिल्ली, आगरा, कानपुर, जो जो मेन मेन लोग थे। ठीक है, दिल्ली में किसके पास आए होंगे? जो लास्ट रूलर बचे थे मुगल्स के। लास्ट रूलर, देखिए मुगल, मैंने आपको बताया था, मुगल्स तो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद ही एकदम सन्नाटा। उसके बाद तो ज्यादा कुछ उसका रेफरेंस बचता नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट रूलर जो हुए दैट वाज बहादुर शाह जफर, याद रखना है आपको। बहादुर शाह जफर मेन थे। इससे क्या हुआ कि ये मुगल्स को साथ ले रहे हैं, मतलब ये मुगल्स तो पूरी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते थे, ऑल्दो पावरफुल नहीं थे लेकिन करते थे। तो उनको साथ लेने का मतलब कि पूरे इंडिया साथ में आ रही है, ऑल्दो पूरी इंडिया साथ में नहीं आई थी, क्योंकि सबके अपने अपने रीजंस थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई, आपको मैंने कल ही बताया था, तात्या टोपे, इनका तो झांसी ले रहे थे वो। ठीक है। ये सारे लोग अलग अलग लोग पार्ट ले रहे थे अलग अलग जगह से। कारण क्या था? स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी, इसलिए फेल हो गया। और प्रिंसली स्टेट का सपोर्ट नहीं था। ठीक है। मतलब इनको तो सपोर्ट नहीं था, पर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। कारण क्या? कि देखिए, जब इनको लगता था कि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक उनको इस तरह से रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगी, अदरवाइज क्या होगा? गवर्नमेंट बन जाएगी, कोई राजा महाराजा सिस्टम रहेगा नहीं, जो कि ऐसा ही हुआ, नहीं रहा, खत्म हो गया सारा राजा महाराजा सिस्टम। तो इस चीज का डर था उनको। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ से जो जरूरी है। 1857 में लड़ाई के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की क्वीन है, ठीक है, क्वीन को समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो बहुत गड़बड़ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये है, हम पूरी तरह से हार जाएंगे, हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने प्रॉमिस करा कि आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इस तरह से, मतलब जिस तरह से ब्रिटिशर्स कर रहे थे वैसा नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वैसा नहीं होगा। अब सबका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब हर चीजों का ध्यान रखा जाएगा, सुना जाएगा, बात सुनी जाएगी। तो क्वीन विक्टोरिया ने ये प्रॉमिस करा। ठीक है। और प्रॉमिस करके कुछ कुछ चेंजेस करे। क्या चेंज करा? मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यहाँ से ब्रिटिश राज का शुरुआत होता है। उन्होंने ना पहले गवर्नर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, राइट। फिर ये क्या बदल गया? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। नाउ ये बदल के इन्होंने बना दिया वाइस रॉय। ठीक है, वाइस रॉय बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इनका कहना है कि भाई अब कोई गवर्नर ववर्नर नहीं है, अब वाइस रॉय है। ठीक है। और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग, जो लास्ट, अगर आप देखेंगे इस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग ही थे गवर्नर जनरल, तो उनको गवर्नर जनरल वाला पोस्ट खत्म करके एक नया पोस्ट बना दिया वाइस रॉय का, और लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। तो देखिए ना, आस्ते, क्लियर है। और इन्होंने क्या किया? बहुत सारी चीजें, जैसे जितनी बिल्कुल रूलिंग सिस्टम जो इंडिया का था वो पूरा डिसेंट्रलाइज, मतलब बिखरा हुआ सा था, उस सबको समेटने की कोशिश की। ठीक है। और भी बहुत कुछ किया, मतलब बहुत सारी चीजें लाई, बहुत सारे चेंजेस किया, इसको गुड गवर्नेंस
मतलब एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें कही ना, ठीक है। ऑल्दो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। 1858 में इंडिगो रिवोल्ट चल रहा था। इंडिगो रिवोल्ट आप समझ गए, नील की खेती नहीं जम रही थी, इनको ब्रिटिशर्स जबरदस्ती करा रहे थे, तो इनको बुरा लग रहा था, तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर 1861, 1861 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आया और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी। आपको साल दर साल याद रखना है। इंडियन काउंसिल एक्ट में आपको क्या याद रखना है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना कुछ इंडियंस को जगह मिल गई। पहले देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है, जब रूल्स रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या था, इंडियंस को कोई वैल्यू नहीं देता था, इस तरह की चीजों में इंडियंस को थोड़े इन्वॉल्व करते थे। पर इस बार उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले थोड़ा किया था, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने कुछ इंडियंस को जगह दे दी। पर जगह ही देती है, बस बैठ के सुन ही सकते हैं कि क्या चल रहा है, ज्यादा उनके पास कोई राइट्स है नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट तो हुआ, ठीक है। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आप सुनते हैं अभी, एएसआई ने ये खोजा वो खोजा, मोहनजोदारो और आपका हड़प्पा और जितनी भी चीजें हैं, ये सब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। इवन अब आप लाल किला देखने जाओ, लाल किला में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये ढूंढा, ये किया वो किया, वो सब लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये ढूंढती है पीछे की चीजें। फिर आफ्टर दैट, अच्छा इसमें मैं ना एक कंटेक्स्ट समझाती हूँ, फिर मैं आपको ये सारे मूवमेंट समझाऊंगी। देखिए कंटेक्स्ट ये है कि जब लड़ाई हुई, लड़ाई होने में सारा इंडिया एक साथ नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? क्योंकि लोगों को जागरूकता नहीं थी, ठीक है। जागरूकता जागरूकता ना होने के कारण उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम एक साथ मिलकर लड़ना क्यों जरूरी है अंग्रेजों के साथ, ठीक है। सबके अपने अपने रीजंस थे, सब अपने अपनी तरह से प्रताड़ित थे, तो वो नहीं आ रहे थे साथ लड़ने के लिए। पर उनको इस सबको सबको एक साथ लाने के लिए क्या करना जरूरी था, जागरूक करना जरूरी था। तो जागरूक करने के लिए, कुरीतियों को खत्म करने के लिए डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया इन लोगों ने। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट समाज स्टेब्लिश करे, ठीक है। तो अभी जैसे प्रार्थना समाज डेवलप किया, ठीक है। हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। पहले सबसे पहले ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद जैसे राजा राम मोहन रॉय का हमने पढ़ा था, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा उन्होंने कराया 1829 में। फिर आफ्टर दैट 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो मैरिज को अलाउ करा दिया, एक्ट बनवा दिया कि हाँ, पहले तो सती प्रथा खत्म हो गई कि पति के बाद आपने उसके साथ नहीं मर के जाना। फिर क्या हुआ, फिर आपको ये डिसाइड किया गया कि अगर विडोज चाहें तो वो रीमैरिज कर सकती है, पहले ये पाप था, ठीक है। फिर उसी से ब्रह्मो समाज खुला, ये बहुत सारी चीजों को प्रमोट करता था, हम सोशल रिफॉर्म वाले में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज बॉम्बे में खुला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज खुला, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने खोला। ज्योतिराव फूले जो बोलो आप, महात्मा का भी इनको उपाधि मिला है। ये महाराष्ट्र पुणे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। इन्होंने सत्य शोधक समाज खोला। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि बहुत रियली मतलब आइडलाइज हिम, ही इज अ वेरी लाइक, मैंने इनकी एक बुक पढ़ी है, गुलामगिरी है, आपने भी पढ़नी चाहिए अगर आप कभी पढ़े तो। ऑल्दो मैंने अभी इनकी रिसेंट फिल्म आई थी, तो वो भी देखी, टाइम निकाल के, टाइम नहीं मिलता। आई हाईली रिकमेंड यू, फूले करके फिल्म है, जो कि अगर आप लिबरल हैं तो ही देखिएगा। अगर आपको चीजें ठीक लगती हैं, मतलब जैसे मुझे आर्टिकल 15, फूले और भी बहुत सारी फिल्म है, ये इस तरह की फिल्में मुझे पसंद है बहुत। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं, उसमें भी उन्होंने काफी अच्छे से चीजों को बताया। तो दिस इज द गाय, और इवन इनकी वाइफ सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले को फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब उनके वजह से आज लड़कियां पढ़ पा रही हैं, राइट। तो अगर वो ना होती, उन्होंने ये इनिशिएटिव ना लिया होता, इवन ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, फिर उनकी वाइफ पहले टीचर बनी, और उन्होंने इतने गर्ल्स स्कूल खोले, विडोज के लिए बहुत काम किया, आश्रम खोला, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, इन्हीं सब का एक डेवलपमेंट पीक आता है, तो जहाँ पे ये सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। मैंने इसमें आपको ये नहीं बताया कि ज्योतिबा फूले ये किन किन चीजों के लिए लड़ रहे थे। सबसे पहले तो लड़ रहे थे कास्टिज्म, कास्टिज्म के खिलाफ, ठीक है। तो ये शूद्र, ऐसे तो ये फूले मतलब कि फ्लावरिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये शूद्र थे। तो शूद्र का मतलब ये हो गया कि भाई ये ब्राह्मण जिनको बहुत वो करते थे भाई कि नहीं, हम तुम्हारा छुआ नहीं पिएंगे, तुम सेम कुएं से पानी नहीं पी सकते। सॉरी, सॉरी फॉर दिस, या। तो ये सारी चीजें होती थी जात पात का मोस्टली। तो इनको था कि नहीं भाई, ये सब चीजें तो गलत है। तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना करी जहां पे इनके अपने नियम होंगे, यहाँ पे ये अपने ही नियम बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब कर क्या रहे थे, उसी तरह से आर्य समाज बना। आर्य समाज का अपना गोल था कि गो बैक टू वेदास, और वेदास मतलब अगेन सबका एक ही
पर्पस था कि रिफॉर्म्स लाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई क्यों जरूरी है इस चीजों को समझना, क्यों जरूरी है लोगों का पढ़ना। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आ यस, आप इसी बात चलते हैं यहाँ पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कहानी शुरू हो जाती है नेशनल मूवमेंट की। देखो ये पीछे की डेवलपमेंट थी, अब यहाँ से एकदम सीरियस लेना है। अब यहाँ से मैं बिना रुके आपको एकदम नॉन स्टॉप तरीके से बताऊंगी, एकदम ध्यान देना है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 हो चुका था। ये सारे समाज भी बन रहे हैं जहाँ पे लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। राइट, अब एक एक्ट आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये कहते हैं कि जितको किसी भी इंडियन लैंग्वेज, चाहे मराठी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे कुछ भी, किसी भी इंडियन लैंग्वेज, बंगाली बोल लो, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में आप नहीं छाप सकते अखबार, या आप नहीं छाप सकते। क्यों? क्योंकि मतलब कहने का मतलब सेंसरशिप होती है ना, सेंसर बोर्ड आप सुनते होंगे फिल्मों में कि कट करवा देती है बातें। तो इन्होंने सेंसरशिप लगा दी। इन्होंने कहा कि आप लोकल भाषा में नहीं छाप सकते। क्यों? क्योंकि लोग बहुत सारे मराठी मीडियम में, मराठी में छप रहे थे, और लोगों लोगों तक वो पहुंचा रहे थे, क्योंकि सबको इंग्लिश तो नहीं आती ना। तो ये मराठी मीडियम में, बंगाली मीडियम में बातें लिख लिख कर लोगों तक पहुंचा रहे थे कि देखो ब्रिटिशर्स ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे गलत कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके लोगों को समझा रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने इस पर बैन लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी। ठीक है, और ये दोनों बात कब हुई है? 1878। 1878 को दिमाग में छपा लो, यहां से कहानी चालू होती है रियल। फिर उसके बाद आर्म्स एक्ट आता है। आर्म्स एक्ट क्या कहता है? आर्म्स एक्ट कहता है कि भाई किसी भी इंडियन के पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइसेंस नहीं है तो कोई वो नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर रखेगा, कोई भी पकड़ा गया हथियार रखे हुए, तो भाई हम उसको बिना कुछ पूछे पूछे जेल में डाल देंगे, खत्म बात। तो ये दोनों तो बहुत गड़बड़ की बात थी, ये तो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो ये दोनों एक्ट आया, तो लोगों के मन में गुस्सा आया कि भाई ये क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या हुआ? इल्बर्ट बिल आया 1883 में, रिमेंबर दिस। 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल बहुत मजे की चीज है। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ कि देखो अब तो धीरे धीरे करके पढ़ाई लिखाई होने लग गई। आपको वुड डिस्पैच भी बताया था मैंने, वहां से एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आया। इल्बर्ट बिल में क्या होता है कि मान लो एक इंडियन जज है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एक इंडियन जज है, वो किसी यूरोपियन को का ट्रायल नहीं कर सकता। कहने का मतलब, जज इंडियन हो, और जो जिसपे जो कल्प्रिट हो ना, कल्प्रिट जिसने क्राइम किया हो, ठीक है, वो अगर यूरोपियन हो, तो एक इंडियन जज उसके बारे में फैसला नहीं सुना सकता। राइट, पर आप सोचो ये कितनी गलत बात है ना? कितनी गलत बात है कि भाई इंडियन जज उनके बारे में कोई फैसला नहीं सुना सकता। व्हाट डज इट मीन? अब बल्कि यूरोपियन वाले इंडियन के बारे में खूब फैसले सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे इसको बहुत कंट्रोवर्सी हुई, इसलिए इसको इल्वर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। वाई सो? क्योंकि इन्होंने बोला कि नहीं, इसको चेंज करो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। वाई सो? क्योंकि ये लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि इंडियंस का रंग काला है, भाई ये गोरों के खिलाफ कैसे कुछ बोलेंगे, इनके खिलाफ ये तो नीचे है इनसे। ठीक है, अगेन कास्टिज्म के बाद यही आता है, रेसिज्म। तो ये रेसिज्म का चक्कर था। ठीक है, तो ये एक बहुत कंट्रोवर्सी बना, देखो ये भी हो चुका था। अब फाइनली होता है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके, या अब फाइनली होता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। देखो पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और भी बहुत चीजें चल रही है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना चालू हो गए थे। इतनी चीजें हो रही थी ना, पर क्या आपको लग रहा है अभी तक कोई इंडिया, पूरी इंडिया की तरफ से बोलने के लिए कोई एक बॉडी है जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो, जो बोले कि भाई हम सब के सारे के सारे इंडियंस के बिहाफ पे आपसे ये मांग कर रहे हैं? नहीं, बोल कोई नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। आज जो कांग्रेस की हालत है तब नहीं थी, तब वही एक फेमस पार्टी थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में, याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। 1885 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। ठीक है, तारीख बॉम्बे में बनाया था, याद रख सकते हो, बाकी तारीख ये थी, और हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। ओके, याद रखोगे ना? ये क्या करती थी भाई? ये पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती थी कि हाँ, पूरी इंडिया की तरफ से ये सारे जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते थे, जो भी डिमांड्स होते थे, वो सबको रखती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। और इसके मेंबर्स कौन थे? ज्यादातर जितने भी एजुकेटेड लोग थे ना, सारे इकट्ठे होकर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, क्योंकि उनको समझ थी। ठीक है, इसके बाद
इंडियन काउंसिल एक्ट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखो 61 में यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसी को एक्सपैंड किया, और इन्होंने एक्सपैंड करके क्या किया, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना इंडियंस की थोड़ी और जगह बढ़ा दी, कि अच्छा भाई दो चार और इंडियंस को ले लेते हैं। और क्या किया इन्होंने, पहले जब आकर आपको उस वक्त सुनना था, केवल आप आए हो पीछे की सीट पे बैठे हो चुपचाप से सुन रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन अभी इन्होंने इनको अलाउ कर दिया, इंडियंस को अलाउ कर दिया कि आप जो बिल्स होते हैं, जो बजट्स होते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हो, राइट टू डिस्कशन दे दिया, लेकिन वोट अभी भी नहीं कर सकते हो, मर्जी नहीं चलेगी आपकी, आप बातचीत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये कर दिया। आई होप इट्स क्लियर। तो थोड़ा सा और इज्जत मिला इंडियंस को, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया था इसी के अंदर। ऑल्दो जब एक्ट्स वाली चीज करेंगे ना, तो आपको इसको रटना है, एक एक के फैक्ट्स रटने हैं आपको। फिर 1897 में क्या हुआ, रामाकृष्ण मिशन, सबको पता है, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने खोला है 1857 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन याद रखना है आपने। अब ये सारी चीजें तो हो रही हैं, अब एक बहुत बड़ा सा ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन इज नथिंग बट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मैं एक बेसिक बात बताती हूँ आपको। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आपको याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे ही सुनोगे 1905 याद आना चाहिए, लॉर्ड कर्जन याद आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि भाई बंगाल ना बहुत बड़ा है, आपको पता है ना बंगाल कब से चलता आ रहा है, मुर्शिद कुली खान, बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल इंपॉर्टेंट रहा है, और ट्रेडिंग पोर्ट्स और बहुत कुछ रहे, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई हम ना, बंगाल बहुत बड़ा है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम बंगाल को बांट रहे हैं। ठीक है, मतलब आज का जो आप बांग्लादेश समझते हो, और अभी हमारा जो वेस्ट बंगाल है, तो ये किस हिसाब से पार्टीशंस है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताऊं। देखो, ये मान लो बंगाल है, ठीक है, इन्होंने उस वक्त क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, राइट। इसको इन्होंने बोला ईस्ट बंगाल, इसको बोला इन्होंने वेस्ट बंगाल। ये इंडिया के साइड आज भी ईस्ट वेस्ट बंगाल हो गया, ये हिंदू मेजोरिटी था, हिंदू मेजोरिटी। यहाँ पे जो ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम मेजोरिटी था। ठीक है, आगे जाके क्या हुआ, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा बना, और बाद में जाके ये आजाद होके बांग्लादेश बन गया। क्लियर है, राइट। तो अब आज भी हम इसको वेस्ट बंगाल ही कहते हैं, ऑल्दो ये वेस्ट में नहीं है इंडिया के, तो इंडिया को अगर बीच से क्रॉस करो तो ये इंडिया के ईस्ट में है, लेकिन अभी भी हम इसको वेस्ट बंगाल ही कहते हैं। द रीजन इज दिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो हम बंगाल का आधा आधा बांट रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज जस्ट अ बहाना। इनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं आ रही थी, बल्कि इनको क्या करना था, मैंने आपको बताया था, इनका कंसेप्ट ही है लड़वाओ और राज करो। ठीक है, तो लड़वाओ और राज करो के चक्कर में इन्होंने क्या किया, कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की कि भाई ना ये एक साथ होंगे, ना इतना बड़ा ये एक साथ कुछ कर पाएंगे, तो इन्होंने डिवाइड करने के लिए ये चीज करी। कारण एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को बताया। ठीक है, इन्होंने अनाउंस यहाँ पे किया था, और इफेक्ट यहाँ से लाया। तो क्या हुआ, अब बताओ, ये लोग इतना कुछ कर देंगे, और इतने सारे लोग इतना मिशन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कांग्रेस भी बन चुका है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। क्या किया इन्होंने, स्वदेशी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया। इसमें ये करते क्या थे, दो चीज, दो वर्ड्स है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी का मतलब भाई, पहले बॉयकॉट मूवमेंट से बात करते हैं। बॉयकॉट का मतलब कि जितने भी ब्रिटिशर्स की चीजें हैं ना, अंग्रेजी चीजें, जैसे इंग्लिश स्कूल्स हो गए, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट में अगर कोई जॉब करता है, या उनके कपड़े, या उनकी कुछ कुछ भी चीज है ना जो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है, उस सबको पहले आपको बॉयकॉट करना है। आपको उनके स्कूल्स में नहीं पढ़ना, आपको उनके ऑफिसेज में नहीं काम करना, इस तरह से आपको उनको बॉयकॉट करना है, सारे ब्रिटिश ब्रिटिश गुड्स को, राइट, एंड सर्विसेज को। पहली चीज, आपने बॉयकॉट कर दिया, करवा दिया बच्चों से, कर दिया, लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, पर क्या आप उनकी पढ़ाई रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, उनको कहीं ना कहीं तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तब बात आती है स्वदेशी की। स्वदेशी का मतलब खुद के देश की चीज, है ना, खुद की देश की, स्वदेश। आपने देखा ना स्वदेशी, तो स्वदेशी में ये होता है भाई कि हम अपने ही देश में यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो इस समय पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली है। बंगाल में तो भर भर की यूनिवर्सिटी खोली, क्योंकि आपने उनकी यूनिवर्सिटीज में जाना मना कर दिया, तो कहीं तो यूनिवर्सिटी खोलेगी। तो इन लोगों ने अपने टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली, स्कूल्स खोले, और बहुत सारी चीजें खोली। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल से 1905 में ही याद रखना है। ऑल्दो वी विल डू इट इन मोर डिटेल, बट अभी के लिए इतना ही याद रखना है। फिर 1906, अब साल दर साल इंपॉर्टेंट है। 1906 में कुछ होता ये है कि देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें दो तरह के लोग थे।
ठीक है, जैसे मैंने एक बात आपको नहीं बताई और मैं डिटेल में बताने वाली थी। कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद ना उसमें दो तरह के लोग थे, हर जगह पे होते हैं। एक होता है नरम दल, एक होता है गरम दल, है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है, तो ये मॉडरेट वाले थे ना कि भाई हम ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई आप मत कीजिए, हम उनको लिख के देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो मान जाएंगे, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होने देंगे। लेकिन मॉडरेट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप 1885 से 1905 देख लो, 20 साल उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। ब्रिटिशर्स ने फिर भी पार्टीशन कर दिया। तो अब आ गया एक्सट्रीमिस्ट को गुस्सा कि भाई तुम कैसे हो, मतलब तुमने तो ये चीजें कर दी, मतलब तुम नहीं रुकवा पाए। तो इस तरह से क्या होता है, सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। सॉरी, मैं 1906 बताना भूल गई। 1905 के बाद 1906 में ये होता है कि कांग्रेस कोलकाता सेशन होता है। ठीक है, कोलकाता सेशन में दो बातें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात ये होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं कि जब इनको पता चल जाता है कि भाई ये ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, तो इन्होंने अपना गोल डिसाइड किया कि दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे उस वक्त। इन्होंने अपना गोल डिसाइड किया कि अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल क्या है, कि हम सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करेंगे, कि हमको अपने राज्य में खुद से शासन व्यवस्था चलाने दिया जाए। हमको नहीं चाहिए कि भाई ब्रिटिश सरकार हम पे राज करे, हमको स्वराज चाहिए। ठीक है, हमारा खुद का चलाया जाने वाला राज चाहिए। तो हमको आप कुछ तो राइट्स दो कि हम अपने, एक छोटा सा गांव ही हो भले, जहां पे मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ। ठीक है, रादर आप जैसा बताएंगे वैसा। क्लियर है, तो इन्होंने इस चीज की मांग करना चालू कर दी। पहली चीज स्वराज। दूसरी चीज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। मुस्लिम, जैसे यहाँ पे तो ये कोलकाता सेशन हो रहा है, दूसरी ही तरफ ढाका में, ढाका बांग्लादेश है, आपको बांग्लादेश में आपको पता है, उन्होंने क्या हुआ, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई। राइट, वहां पे इन्होंने एक पूरी मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग। क्लियर है। अब वही मैंने 1907 में बताया कि इनकी लड़ाई बढ़ी कि भाई तुम पार्टीशन ऑफ बंगाल तो रोक नहीं पाए, तुम्हारे मेथड से ब्रिटिशर्स तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए। ठीक है, चलो फिर 1909 में क्या होता है, 1909 में आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मजे का है। क्यों मजे का है, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया, तो बहुत कुछ है, मैंने बताया ना एक्ट्स वाले में पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने सबसे मजे की चीज क्या की है, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। जैसे आपने नोटिस किया होगा, ये क्या करे, लड़वाओ और राज करो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके रखो, डिवाइड एंड रूल इनका कंसेप्ट है। तो 1905 में हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की। फिर क्या किया यहाँ पे इन्होंने, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग भी बन गया, आपने तुरंत देखा। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। देखो क्या होता है कि इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन हो रहा है तो ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा एरिया है, वहां पे अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होंगे और सब लोग आके वोट देंगे। ठीक है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि वहां पे मुस्लिम्स ही खड़े होंगे और मुस्लिम्स ही वोट वोट देंगे। ठीक है, मतलब जो वोट देने का राइट है ना, वो मुस्लिम्स का ही है, नॉन मुस्लिम्स वोट नहीं देंगे। राइट, तो ऐसे मान लो कि चलो सब लोग खड़े भी होते हैं, पर मुस्लिम एक खड़ा होता है, सारे मुस्लिम वहां पे सिर्फ उस एरिया में मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं, तो मुस्लिम्स को ही जिताएंगे, वैसा सिस्टम बना दिया इन्होंने। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज वेरी डिमीनिंग थिंग, लाइक कि लिटरली उन्होंने बहुत बुरी तरह से डिवाइड करने की कोशिश की। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट याद रखना, अभी बहुत कुछ करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ। फिर 1911 में क्या हुआ, देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत नौटंकी चल रही थी, तो इन्होंने फाइनली जाके क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया। अनल का मतलब होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिनोनिम एंटोनिम में, कैंसल करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, वापस ले लेना। तो अनलमेंट कर दी, मतलब कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब कुछ नहीं, सब बंगाल पहले जैसा है। ठीक है, ऐसा कैंसिल कर दिया, पर हमारे लिए तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल अभी भी रह गया। राइट, तो बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया उन्होंने। और क्या किया, एक मेजर चीज करी, उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, ब्रिटिशर्स की कैपिटल कोलकाता हुआ करती थी, सब कुछ कोलकाता से कंट्रोल करते थे, अब उसको उन्होंने शिफ्ट करके दिल्ली कर लिया। ठीक है, रीजन भी क्यों किया, हर एक चीज के पीछे का रीजन है। देखो, एज यू नो, कोलकाता ईस्ट में है। ठीक है, ये आप इंडिया बनाओ ऐसे, यहाँ पे ईस्ट में। पर आपने ये नोटिस किया, इन्होंने यहाँ मराठा, यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे ये बंगाल, इधर ये दिल्ली का भी सब कुछ कर ही लिया। आपने देखा था ना एंग्लो सिख वॉर और पता नहीं क्या क्या। तो मुगल्स भी अब गायब हो गए। तो कायदे से इनको ना पूरी इंडिया पे कंट्रोल करना था।
पर अगर वो ईस्ट में रहते हैं तो पूरी इंडिया पे कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया और ये मेक श्योर किया कि अब पूरी इंडिया पे उनका सेंट्रलाइज कंट्रोल हो। ठीक है, चलो, ये बात रही 1911 की। फिर 1914 में क्या होता है? अगेन अ मेजर थिंग हैपेंस। व्हाट इज इट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि इंडियंस कंट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ब्रिटिशर्स लड़ाई में है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? इंडियन लीडर्स को लगता है कि अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको थोड़ा पॉलिटिकल कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उनको थोड़ा और छूट मिल जाएगा और कुछ कुछ मिल जाएगा, मतलब थोड़ा फायदा मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। और उनको लगा था कि भाई लड़ाई खत्म होने के बाद उनको सेल्फ रूल का जो उनका गोल था ना, स्वराज का, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, ये सब का अलावेंस मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया। ये चीज तो चल रही थी। अब ये जब कहानी खत्म हो गई, I'll tell you कि हुआ क्या, मिला कि नहीं मिला। फिर 1915 में जस्ट आफ्टर दैट गांधी वापस आ जाते हैं इंडिया। वाई वापस आ जाने का मतलब क्या? रिटर्न का मतलब क्या? वापस क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए थे, एज यू नो। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत रेसिज्म के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी और फिर फाइनली वहां से एडवोकेट की तरफ गए, एडवोकेट की तरह गए थे वहां पे, लॉयर की तरह। और वहां पे लड़ाई लड़ने के बाद, जीतने के बाद, इंडिया वापस आते हैं 1915 में। ठीक है, 1915 में आके, अच्छा ये कहाँ कितने तारीख को आए थे? 9 तारीख को, 9 जनवरी को। और उसी दिन हम इसलिए प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, जितने भी अब्रॉड रहते हैं ना लोग, भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, आप कोई दिक्कत नहीं है, 9 जनवरी को मनाते हैं हर साल। जस्ट टू चेरिश कि जो एनआरआई पीपल रहते हैं इंडिया से बाहर, वो मैटर करते हैं इंडियंस को। ठीक है, इनके आने से ना एकदम न्यू फेज स्टार्ट हो जाता है फ्रीडम स्ट्रगल का। क्योंकि इनका क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इनका? ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को बहुत प्रमोट करते थे, दैट वाज सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह इनका एकदम अ, ऐसा था ना कि हाँ भाई ये सही चीज है, सत्याग्रह को तो प्रमोट करना ही करना है। तो यहाँ पे उन्होंने वहां पे भी लड़ाई सत्याग्रह के थ्रू जीती थी। ठीक है, तो ये आते हैं, सत्याग्रह को प्लान करते कि हाँ भाई सत्याग्रह हम लेके चलेंगे आगे। और मास मोबिलाइजेशन भी इनकी स्पेशलिटी थी। इनकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते थे और सारे लोग एक इकट्ठा हो जाते थे। ये भी इनका एक ट्रेडमार्क था। अभी ये जस्ट आए हैं, अभी देखो आके ना ये थोड़ा घूम घूम रहे हैं। फिर 16 में असलियत असलियत में वो घूमते हैं। 16 में लेकिन मेजर चीज होती है हमारे लिए, दो मेजर चीज होती है जो आपको याद रखनी है। पहली मेजर चीज मैं आपको ये बताऊंगी, लखनऊ पैक्ट। देखो, जो आपने सुना था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, वो फिर से एक हो जाते हैं, पहली चीज। लेकिन उसका ज्यादा जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? लखनऊ पैक्ट का। लखनऊ पैक्ट में बोलते हैं कि जितने हिंदूज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिंदूज नहीं बोलेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, और मुस्लिम लीग है जो अलग हो गई थी। ठीक है, कि मुस्लिम्स को वो रिप्रेजेंट कर रही थी, कांग्रेस अपना हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये दोनों साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पहली बार हिंदू मुस्लिम साथ आ गए, मतलब कांग्रेस मुस्लिम लीग साथ आ गए। दूसरी चीज, जो ये कब से स्वराज स्वराज, सेल्फ रूल करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे, इन सबका जो ये चल रहा था ना, तो ये इन्होंने फाइनली स्टार्ट कर दिया। देखो, होम रूल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो ये इंडिया का नहीं है, ये चल रहा था जहाँ से एनी बेसिक मैडम आई थी। इट वाज क्या था उसका नाम? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड में भी। हाँ, वहीं पे चल रहा था जहां तक मुझे याद है। हाँ, तो होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा अप्रैल में, एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा सितंबर में। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे पुणे और नॉर्थ वाले एरिया पे किया, बाकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि होम रूल मूवमेंट जो था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर स्टार्ट कर दिया कि अब हमारा क्या है भैया गोल? होम रूल, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल, सेल्फ स्वराज, वट एवर यू से। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि स्वराज इज आर बर्थ राइट। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट तो अब आपको याद ही हो गया। अब गांधी जी का घूमना घूमना हो गया। फिर गांधी जी का घूमना हो जाता है तो चंपारण के टाइम पे इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। मैं नहीं बताऊंगी क्या डिटेल, कैसे इनको बुलाया गया, वो बाद में बताऊंगी जब डिटेल में इंटरनेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगी। 1917 में सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह। व्हाट ही डू, क्या करते हैं वो भाई? देखो, चंपारण में सिंपल, पहला सत्याग्रह इसको मानेंगे हम। ठीक है, पहला मेजर सत्याग्रह अगर हमको मानना हो तो। यहाँ पे भी क्या था? इंडिगो कल्टीवेशन था। इंडिगो कल्टीवेशन में ऑपरेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से बिना लड़ाई झगड़ा किए इसको सुलझा दिया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह को। फिर
1918 में दो चीज करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। थोड़ी सी स्टोरी। खेड़ा सत्याग्रह सिंपल। यहाँ पे क्या था भाई, पीजेंट थे। अगेन पीजेंट थे, यहाँ पे इनका क्रॉप फेलियर हो गया था, ये टैक्स की माफी चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स इनकी बात नहीं सुन रहे थे, इन्होंने आके इनकी हेल्प कर दी। क्लियर। हाँ। अब बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी बड़ा सिंपल है कि उस साल वहां पे पुणे में मोस्टली वहां पे प्लेग आया हुआ था। ठीक है, प्लेग आप समझते हैं ना, प्लेग एक बीमारी है। तो प्लेग आया हुआ था। तो प्लेग की वजह से चूहों से फैलती है। तो वहां पे ना बहुत बुरी स्थिति थी, लोग मर रहे थे और लोग बहुत कंजेस्टेड जगहों में रह रहे थे, और उनके पास इलाज के लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे। मतलब काइंड ऑफ महामारी आती है तो सब चीजों की क्राइसिस होती है ना। तो वो वेज हाइक करने के लिए बोल रहे थे, कहने का मतलब वो कह रहे थे पैसे बढ़ा दो थोड़े। तो इन्होंने इनके लिए फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करी, याद रखना है। हंगर स्ट्राइक इन्होंने पहली बार यहाँ पे करी थी। तो हंगर स्ट्राइक करी और इनका पैसा बढ़वा दिया कि हाँ चलो भाई तुम भी खुश रहो, और मतलब एक बैलेंस क्रिएट करा दिए, पैसे बढ़वा दिए, इनकी डिमांड पूरी करवा दी। कितना बढ़ाया है डिटेल में करेंगे। फिर 1919 में इन्होंने क्या किया। 1919 में बहुत कुछ हुआ है, सबसे क्रुशियल ईयर है। इससे फिर तख्ता पलट हो जाता है, इसके बाद तो लड़ाई सीरियस वाली चालू हो जाती है। पहले ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरू हो गया अब से। उससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। ठीक है, इन्होंने मान लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है, समझ रहे हो, माइंडसेट। तो इन्होंने लाया। इन्होंने इसमें मजे का काम ये किया कि इन्होंने सबसे, देखो किया तो बहुत कुछ, अगेन वील डिस्कस इट इन एक्ट्स वाला फोल्डर, लेकिन इन्होंने सबसे जो भयानक चीज की है वो ये है, इन्होंने प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस का मतलब अभी का स्टेट समझ लो, ठीक है, प्रोविंसेस में डायरकी स्टेब्लिश कर दी। मतलब डायरकी का मतलब अभी सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए समझना, डायरकी क्या होती है। डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम। ठीक है, डुअल सिस्टम का मतलब क्या समझोगे आप। देखो, इन्होंने क्या किया, जितने भी चीजों पे रूल किया जा सकता था ना, या रूल बनाया जा सकता था, नियम बनाए जा सकते थे, उस सबको बांट दिया दो हिस्सों में। जैसे आज हमारे पास यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है ना, इन्होंने क्या कर दिया, डुअल सिस्टम बना दिया। एक रखा कि जहां पे आप कोई भी रूल बना सकते हैं, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखा, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट रखा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बोला कि हाँ ठीक है, इस पे आप लोग रूल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इंडियन पीपल है दे कैन मेक रूल्स ओवर इट, दे दिया। पर सारी मेजर चीजें उन्होंने रिजर्व्ड लिस्ट में रख ली, रिजर्व लिस्ट में रख ली। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी ना, पैसों वैसों सब चीजों की, सब उन्होंने रिजर्व लिस्ट में रख ली। और वो कौन बनाएगा भाई, वाइसराय उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको अप्रूव करेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर एक और मेजर चीज होती है, रॉलेट एक्ट। अगेन रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि इन्होंने बोला कि अगर कोई हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ, मार्च में हो रहा है ये बाय द वे, नोटिस करना, सब क्रोनोलॉजी में चल रहा है, कोई अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, प्लान करते हुए प्रोटेस्ट को मिल गया हमको, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि वो सच में कर रहा था कि नहीं कर रहा था। विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल, कोई पूछताछ के नहीं, हम उसको डिटेन कर लेंगे। डिटेन का मतलब उसको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई, तुम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर शक हो गया, हमें तुम्हारा चेहरा देख के लगा कि भाई तुम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो, हम तुम्हें उठा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अगेन मनमानी हो गई ना, रंगबाजी कर रहे हैं वो, हमारे यहाँ के लैंग्वेज में बोले तो ये करने लग गए वो। फिर क्या हुआ इसके बाद, नेक्स्ट, इस चीज से तो लोग गुस्सा ही थे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैस्केयर, आप सब जानते हैं इसके बारे में, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अमृतसर में बैसाखी का मेला, अप्रैल 13, सॉरी थोड़ा राइम कर गया। ठीक है, अप्रैल 13 को 1919 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने, जनरल डायर आप हमेशा पढ़ते हैं, पूरी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे भीड़ में कुछ नहीं, अपना बैसाखी का मेला घूमने आए लोगों पे भी क्या किया, मेन डोर बंद करके गोलियां चलवा दी, और बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, अब इस चीज का तो भयानक दुख तकलीफ सब कुछ था, सब कुछ को बहुत सबको बुरा लग रहा था। 1920 में अगेन दो बड़ी बातें। क्या, सबसे पहले आप याद रखो खिलाफत, और खिलाफत याद रखो, खिलाफत का थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ना, उम, जैसे 1920 का मतलब क्या समझ रहे हो, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया। ठीक है, टर्की ऑस्ट्रिया वाला एरिया जो एक था, आप पढ़ना वर्ल्ड वॉर 1 तो आपको पता चलेगा। तो टर्की को हरा दिया। अब टर्की को का मतलब वहां पे टर्की नहीं था तब, ऑटोमन एम्पायर कहते थे उसको। ऑटोमन एम्पायर में एक खलीफा हुआ करता था। ठीक है, वो खलीफा ना
जितने भी पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम रहते, उस सबका लीडर हुआ करता था, मतलब वो गॉड टाइप का था इनके लिए। गॉडिफाई करते थे उनको, खलीफा को। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ओटोमन को हराने के बाद खलीफा को थ्रोन से हटा दिया। बोला कि भैया तुम अब चलो। तो इससे ना क्या लगा, सारे मुस्लिम्स को जो ओवरऑल वर्ल्ड में जहां पे भी थे, सबको लगा कि ये उनकी इंसल्ट है, ब्रिटिशर्स कितने बुरे हैं, उन्होंने उनके गॉड के साथ छेड़छाड़ कर दी है। तो इनको गुस्सा आया, तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज तो चल रही थी। हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920, याद रखना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि भैया अब हम ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश के इंस्टीट्यूट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को, हर चीज को बॉयकॉट करेंगे। हम उनके साथ कॉपरेट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है भैया, गोली चलाई है ना। कितना गलत किया, रॉल अटैक लाया, जलियांवाला बाग में स्केयर हो गया। तो इन सब की वजह से ब्रिटिशर्स के साथ हमको कोई बातचीत नहीं करनी। और इधर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी कि गांधी जी ने इस चीज का फायदा उठाया और सोचा, देखो अभी सारे मुस्लिम भाइयों के भी इमोशंस जो हैं थोड़े फ्रेजाइल हैं, थोड़े दुख में है सब। ठीक है, इधर हमारे लोग तो फ्रेजाइल हैं ही। इन्होंने इन दोनों से बात की, और बात करके इस दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दिया गया। इसीलिए इसको कहा जाता है भाई, पहली बार हिंदू मुस्लिम साथ में आके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ खड़े, एक साथ उन्होंने प्रोटेस्ट करा, फाइट करी। ठीक है, फिर 1922 में, 1922 में अगेन क्या होता है, इन्होंने क्या बोला था, नॉन वायलेंट करना है, हर चीज नॉन वायलेंट करना है। सत्याग्रह को अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, अहिंसा नहीं, हाँ अहिंसा ही, ऑफ कोर्स, हिंसा और अहिंसा। हाँ, अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाना है। तो इन्होंने बोला था भाई नॉन वॉयलेंट होना चाहिए। लेकिन 1922 में कुछ होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट होता है। चौरा चौरी गोरखपुर है ना, गोरखपुर आप जानते होंगे, यूपी में। वहां पे एक गांव था गोरखपुर के अंदर, चौरा चौरी करके। वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, और वहां पे इन्होंने 22 पुलिस वाले, कुछ लोग आपस में बहस वहस हुआ होगा, और 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर थे। इन्होंने पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। ठीक है, आग लगाने की वजह से क्या हो गया भाई, अब आप सोचो, ब्रिटिशर्स के पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को के साथ पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दिए। हो गया ना वायलेंट। तो इनको, गांधी जी को लगा शिट यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो बंद करना पड़ा। इन्होंने 12 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जस्ट बिकॉज वायलेंस क्रिएट हो गई थी, बंद कर दी। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। गांधी जी, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भाई गांधी जी ने क्या बोला, हमको इनसे लड़ना है, हमको नॉन कॉपरेशन ये सब चलाना है, हमको इनके किसी चीज में पार्ट नहीं लेना। ठीक है, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग थे जिनको लगता था कि नहीं, ठीक है बाहर से लड़ना ठीक है, लेकिन हमको ना इनके सिस्टम में भी रहना जरूरी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। मतलब वो एक होता है ना कि अंदर आस्तीन, नहीं ये तो बोलना गलत होगा अपने लोगों के लिए, क्या बोला जाए, हम्म, मतलब अगर कोई सिस्टम के अंदर ही नहीं रहेगा तो सिस्टम के लूपहोल्स कैसे पता करेगा? कोई तो चाहिए ना अंदर का खबरी। आप हर जगह देखते हैं, अंदर का खबरी ही नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा उनके प्लान्स क्या है? तो बहुत सारे लोग जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सारे जो लोग थे ना कांग्रेस की, उनको लगता था कि नहीं, हमको काउंसिल में पार्ट लेना चाहिए, जैसे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जितने भी काउंसिल थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पेसिफिकली, वो सब पार्ट लेना चाहिए, सो दैट हमको समझ में आए कि उन कर क्या रहे। ठीक है, लेकिन गांधी जी की क्या स्ट्रैटेजी थी, नॉन कॉपरेशन की। तो इन्होंने अपनी अलग, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी 1923 में स्वराज पार्टी बना ली। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, जितनी भी बातें मैं आपको हाल तक साथ बता रही हूँ ना, 1878 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम से इतना क्रुशियल हो जाता है, इतना क्रुशियल हो जाता है, आपने हर डेट, जितना आप लिख सको, हर डेट का लिखना है कि भाई इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ। एटलीस्ट खुद के रिकॉल करने के लिए आप कमेंट में लिखो। आप कमेंट में नहीं लिखोगे ना, आप समराइज नहीं कर पाओगे, आप खुद के लिए समराइज करो। आप तो ऐसा करो कि वीडियो देखते रहो, बीच बीच में, हाँ अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझको याद रखना है, पोस्ट करने ही पोस्ट कर दो, फिर एडिट कर करके ऐड करते जाओ, जैसे करना है। पर आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू विल राइट थिंग्स इन द कमेंट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ओके, आपको साल दर साल चीजें याद हो रही हैं। ठीक है, चलो, अभी यहां तक तो हो गया, आप समझ गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। ऑफ कोर्स मैं एक चीज हमेशा बताती हूँ हिस्ट्री में, जब भी पढ़ाती हूँ, जब भी बताती हूँ, तो आप याद रखना, जब भी एक बड़ा सा गैप हो ना, 1922 यहाँ पे 1927 1928 चल रहा है, 4-5 साल के लिए लोग गायब है, समझ लेना सबके सब मेजर मेजर जो लीडर है वो सब जेल में है। ठीक है, क्योंकि कायदे उस टाइम पे वो जेल में ही होते थे, तब वो अपनी किताबें उताब लिखते थे। जेल में ही नहीं जाएंगे तो किताब कैसे लिखेंगे? तो
नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ भयानक सा होता था, फिर उसके बाद उनको जेल में डाल देते थे, तभी शांति होती थी। ठीक है, तो अभी आपके इस दौरान पे सब जेल में मोस्टली। अब यहाँ पे बात करते हैं 1927 की। साइमन कमीशन बनता है। साइमन कमीशन क्यों बनता है भाई? जो आपको मैंने 1919 का एक्ट बनाया था ना, ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये 10 साल में इसको रिव्यू करेंगे कि इस एक्ट में जो जो इन्होंने प्रोविजंस लाए थे उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं आया हुआ। अगर इसको इसको करने से फायदा हुआ होगा ना, तो ये क्या करेंगे, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने वाला था अपकमिंग डेज में, उसको और इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन इन्होंने 2-3 साल पहले ही बना दिया, क्योंकि कायदे से तो ये 1919 में बनना, 1929 में बनना चाहिए था, इन्होंने पहले ही बना दिया। इन्होंने एक साइमन साइमन कमीशन बनाया। साइमन कमीशन अब इंडिया आई। ठीक है, साइमन कमीशन में हुआ क्या, दो बातें अगेन 1928 में आपको याद रखनी है। साइमन कमीशन में हुआ क्या, साइमन कमीशन आई थी रिव्यू करने के लिए कि इंडियंस की क्या प्रॉब्लम है, इंडियंस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन मजे की बात ये थी कि उनको उस पूरे साइमन कमीशन के अंदर में कोई भी इंडियन नहीं था। आप खुद सोचो, आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी कम्युनिटी में रहते हो, उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम आपको पता है कि किसी थर्ड पर्सन को पता हो? उस शहर की प्रॉब्लम आपको पता है कि किसी दूर बैठे 1,500-2,000 किलोमीटर दूर बैठे किसी बंदे को पता होगी? नहीं पता होगी, ऑफ कोर्स, राइट? सो दैट इंडियन कम्युनिटी के लोग ही नहीं होंगे तो आप इंडिया के प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फिर सारी चीजें सुपरफिशियल लेवल पे होगी। इसीलिए लोगों ने नारा लगाया साइमन गो बैक, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, इसी इसी पूरे प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय, इसी टाइम पे भगत सिंह वगैरह थे। ठीक है, इसी टाइम पे लाला लाजपत राय बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं और उन्हें लाठी चार्ज होती है, इनके सर पे लग जाती है, वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय चले गए और साइमन गो बैक बैक तो चल ही रहा था, कारण आपको पता चल ही गया। हाँ, अब ये बात लेके ना, ये कांग्रेस जो है पर्टिकुलरली, ये क्या हुआ, ये गए ब्रिटिशर्स के पास और बोला कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो बढ़िया, हमने साइमन कमीशन बनाया ना, तुम्हें क्या लगता है कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा? कोई बात नहीं, तुम क्या करो, नेहरू रिपोर्ट, तुम अपनी अपनी एक रिपोर्ट बना के हमको सबमिट करो। इन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट बनाया, जहां पे इन्होंने बताया कि भाई इंडिया को कि ये चीजें की जरूरत है, इंडिया को इन इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप की बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि सब लोग एग्री नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया। लेकिन साथ के साथ मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग ने भी, मतलब मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे तब जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया है। मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट्स, अपने 14 पॉइंट्स की, उनकी जो 14 डिमांड्स थी ना, उसको वो लिख के ये उनको बताते कि भाई मेरे 14 पॉइंट्स लो और हमको ये 14 पॉइंट्स पे काम चाहिए। ठीक है, आगे कवर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर अब आती है, यहाँ तक हो चुका है, सारी कहानी हो चुकी है, नेहरू रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो नेहरू रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं या साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है या जो 14 पॉइंट्स है, इस सबको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज हो रही थी। अब क्या हुआ, लेकिन ऐसा, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने वाले थे, राइट, जो कि 1930 से होने वाला था, अगले साल, मतलब अगले के अगले साल। ठीक है, लेकिन इनके पास पेशेंस नहीं था। पेशेंस की बात नहीं, इनका एक सिस्टम था कि भाई तुम हमेशा, हम तुम्हारे हिसाब से क्यों चले, तुम भी तो कभी हमारे हिसाब से चलो। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर मेरी नेहरू रिपोर्ट जो हमने बना के दी है आपको, ये आपने 26 जनवरी, एक सेकेंड, यस, 26 जनवरी, ठीक है, 1930 तक, ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हम अपना जो गोल है, वो जो हम स्वराज स्वराज कर रहे हैं, हम आपसे ये सब बात नहीं करेंगे कि तुम हमें बात मानने दो, हमें गवर्नमेंट बना दो, ये करने दो, वो करने दो। हम सीधा बोलेंगे अब तुम्हारे खिलाफ होगी लड़ाई। ठीक है, तुम प्यार से समझने से रहे। तो इन्होंने बोला कि अगर तुमने नहीं माना 26 जनवरी 1930 तक मेरी बात, तो हाँ ठीक है, फिर हमारा गोल यही होगा। इन्होंने यहाँ लाहौर सेशन में डिसाइड किया। इन्होंने बोला, लाहौर सेशन में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अगर वो नहीं मानेंगे हमारी इस तारीख तक, नेहरू रिपोर्ट की जो डिमांड्स है इस तारीख तक नहीं मानेंगे, तो हमारा गोल हो जाएगा पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें तुम्हारे झांसे में नहीं आना। अब तुम कहोगे कि अच्छा हम तुम्हें सीट दे देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये करने दे देंगे, वो करने, हम ये सब नहीं मानने वाले। अगर तुमने हमारी ये बातें नहीं मानी इस तारीख तक, तो भैया तुम जाओ अपने घर, हमको चाहिए कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, उस वक्त प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर को, उसी साल 1929 में लाहौर सेशन के बाद,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार तिरंगा, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग, आज जैसा तो नहीं था, बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने पहली बार लहराया कि हाँ भाई ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए झंडा है हमारा। फिर 1930 का ये लोग वेट करने लग गए, दिसंबर की बात है, 26 दिन ही है, ज्यादा टाइम तो है नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं। एक महीना दिया था, 26 जनवरी आ गया, 26 जनवरी को उन्होंने वो बात नहीं मानी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होने वाला था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था 1930 में ही, लेकिन दिसंबर के टाइम में। ये तो अभी जनवरी में बात मानने की बात कर रहे, तो उन्होंने तो नहीं मानी। ये सब डिस्कशन होना था 19 वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इन्होंने बोला कि भैया आ गया 26 जनवरी, अब तुम ने नहीं मानी ना बात, अब हम तुम्हें दिखाते हैं। इन्होंने अपना क्या किया, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया, ठीक है। और गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। सॉल्ट सत्याग्रह को ही आप डांडी मार्च कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह को ही आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह कह लो, डांडी मार्च कह लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कह लो, एज यू वांट टू कॉल इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गांधी जी ने इसको लॉन्च कर दिया। क्या हुआ इसमें भैया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अब इनकी ना जो ये मना करेंगे करने को, हम वही करेंगे। पहले तो क्या बोल रहे थे कि हम सिर्फ आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन में। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें अब हम हर तरह से बुली करेंगे, ठीक है। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि तुमने हमें मना किया ना कि हमने एक लॉ बनाया, तुम मत तोड़ो। तो क्या लॉ था भाई, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ना नमक सॉल्ट लॉ बनाया था। उसमें इन्होंने बोला था सॉल्ट पर टैक्स लगा के रखा था कि सॉल्ट केवल और केवल ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं, इंडियंस नहीं बना सकते। इन्होंने क्या किया, गए ये दांडी पे, दांडी इज ऐसे कोस्ट, ठीक है। साबरमती आश्रम से निकले, दांडी में गए, दांडी में जाके इन्होंने नमक बनाया। नमक बना के ये बोला लो, बना लिया नमक, क्या कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही हीरो बन के इन्होंने बोल दिया। फिर उसी तरह से उसी टाइम से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि अब जो जो वो नहीं करने को बोलेंगे हम वही वही करेंगे। क्लियर है? फिर क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और कांग्रेस नहीं जाती। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल सी बात नहीं है, लंदन में हो रहा था ये सब, क्यों नहीं जाती? बड़ा सोचो जरा, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। अच्छा, ठीक है, नहीं सोच पाए तो मैं बताती हूँ। एक बात सोचो, आपने अपने घर में पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। आप पार्टी ऑर्गेनाइज करके कहीं और चले जाते हो, नहीं जा सकते ना। तो एक एग्जाम्पल था। तो अगर इन्होंने अपने पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, आप कहीं मीटिंग करने जाएंगे किसी से? नहीं करने जाएंगे ना, ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो गुस्सा है, इसलिए तो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मीटिंग ही करनी होती तो ऐसा मूवमेंट थोड़ी करवाते। तो ये नहीं गए, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? देखो, कांग्रेस पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी है, वही नहीं आई। बाकी सबके आने से क्या होगा? तो फेल हो गया, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हो पाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर के, हाँ, किस पे आएगा भाई? जो वहां का वाइसरॉय होगा उस वक्त। तो लॉर्ड इरविन जो थे उस टाइम वहां के वाइसरॉय, तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन। खैर, मैं आपको कहानी सुनाने में लग गई, मुझे इसको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि फिर मुझे आपको उस वक्त का वेट करना है ना, कि मैं आपको जब डिटेल में बताऊं तो बताऊं। ठीक है, लॉर्ड इरविन को इन्होंने बोला कि गांधी जी को कैसे भी करके बनाओ कांग्रेस को, और मेक श्योर करो कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रुके, और वो अगला जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाले थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पक्के से हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट होते हैं, गांधी इरविन पैक्ट में इरविन जो लॉर्ड इरविन है वो गांधी जी को बुलाते हैं, उनको कहते हैं भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करने का क्या लोगे, ठीक है। तो चुप होने का क्या लोगे, ये होता है ना। तो क्या लोगे? तो उन्होंने बोला देखो, ऐसा करो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ऐसे उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स रखे। उसमें उन्होंने एक डिमांड ये भी रखा कि ये जो साइमन गो बैक वाला जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसमें जितने भी लोग ऐसे ही जिसको तुमने जबरदस्ती से अरेस्ट कर रखा है, उसको तुम छोड़ो, ठीक है। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ऐसे तुमने किसी को धर लिया हो और तुम उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो तुम्हें उनको छोड़ना है। तो ये सब बातचीत करी इन्होंने। तो ब्रिटिशर्स मान गया कि हाँ ठीक है, जिन्होंने से प्रोटेस्ट करा है, कोई बहुत वॉयलेंट काम नहीं करा, हम उसको छोड़ देंगे। देखिए, इसमें डिबेट है। बहुत लोग कहते हैं गांधी जी कुड हैव रिक्वेस्टेड देम टू लीव, भगत सिंह एंड बाकी सारे उनके फ्रेंड्स। लेकिन उनका कहना था कि अब किया भी होगा, हमको क्या पता भाई, दो लोगों की मीटिंग का बात, वो लिखने वाले बहुत कुछ लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं किया था, वो नहीं माने, कुछ लोग कहते हैं नहीं किया था, जो भी है। तो कहने का मतलब, इन्होंने जितने भी लोग हथियार नहीं चला रहे थे ना, उनको इन्होंने छुड़ा लिया, और भी बहुत सारी बातें बनाई। तो इरविन का क्या था, इरविन के केवल मेनली दो शर्त थे। क्या था? भैया तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी के अभी बंद करो, ठीक है। और क्या करो, जाओ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करो, ठीक है? ये हो गया। ये गए गांधी जी, अपना बंद कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा पॉज लगा दिया। पॉज लगा के क्या हुआ, इन्होंने ये चले गए अटेंड करने के लिए। और देखो, बाय द वे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो इन्होंने फांसी दे दी। क्या बोलोगे? ठीक है।
फिर वो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा कांड हो गया। कांड कैसा हो गया कि कांड ये हुआ कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, और वहां पे उनको पता चलता है कि सब लोग आए हैं, मुस्लिम लीग आए हैं, कांग्रेस आए हैं, अंबेडकर जी आए हैं, बहुत जितने भी जो जो पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए वो सब आए हैं। अब वहां पे एक मुद्दा उठा कि अंबेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग ना बहुत छुआछूत करते हैं, ठीक है, ये लोग दलितों के साथ बहुत अन्याय करते हैं, तो मुझको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। कि मुझको नहीं भैया, हम हिंदूज में नहीं मानते, हमको हिंदू हमको अपने अंदर नहीं गिनते, हम दलित हैं, तो हमको आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, जहां पे हमारा एरिया हो, दलित ही खड़ा हो, दलित ही वोट करे, और हम अपना आराम से जीवन अपना बिताएं। ठीक है, ये उनकी डिमांड थी। अब गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी को बुरा इस बात का लगा कि भाई ऐसे तो हिंदू के अंदर ही कितने डिविजन हो जाएंगे, है ना। तो गांधी जी बहुत अपसेट हो गए इस बात से, गांधी जी ऐसे भागे भागे आ गए, उनको बहुत बुरा लगा। और जब वो आ गए, खुद सोचो, आ गए, और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया। जब कोई ऐसा करेगा, तुम्हें अभी बहला फुसला के तुम्हारी बात मान के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दो, बुलाओ, समझा के भेजा गया है, तुम आते हो गुस्से से और तुम फिर से चालू कर देते हो, ठीक है, तो क्या करेगा अंग्रेज जी? तुम्हें जेल में डालेगा, गांधी जी को जेल में डाल देते हैं। तो गांधी जी जाते हैं पुणे की या जुड़वाड़ा जेल में, ठीक है। वहां पे उन्होंने पूरा एकदम भयंकर कर दिया कि भाई वो पूरा फास्ट रख लिया उन्होंने। बोला कि देखो, एक्चुअली सीधे भी नहीं रख लिया, मतलब ऐसे ये हुआ कि उसमें 31 में गांधी जी गुस्सा तो हो गए, क्यों, क्योंकि वो मान गए थे, वो कम्युनल कम्युनल अवार्ड देने के लिए मान गए थे, कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था माइनॉरिटीज को, ठीक है, वुमेन्स को भी दे दिया था, डिप्रेस क्लास को उन्होंने दे दिया था। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, तो गांधी जी ने इसके बाद आमरण अनशन कर लिया कि भाई मेरे को हिंदू के अंदर बंटवारा नहीं चाहिए। तो फिर सब लोग बी आर अम्बेडकर को ब्लेम करने लगे कि भाई कैसे आप, कैसे, कितने बुरे हैं आप, गांधी जी को कुछ हुआ तो हम आपको ही ब्लेम करेंगे। फिर इनको लगा कि भाई हमारी क्या गलती है, फिर ये गए गांधी जी से मिलने, थोड़ा बात वार्तालाप करा, और बोला कि गांधी जी क्यों हमें इतना बुरा बना रहे हो, ये वो। तो इन लोगों ने अपना क्या डिसाइड किया कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा, पर हम सीट रिजर्व करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे, ठीक है, और जॉइंट इलेक्टोरेट करेंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब कि एक जगह है जहाँ पे सीट रिजर्व्ड है, कि यहाँ पे इस सीट में, इस पूरी जगह पे 20 दलित खड़े हो सकते हैं, 20 डिप्रेस क्लास के लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है। मतलब खड़े तो वोट सब लोग करेंगे, लेकिन खड़े कौन होगा, केवल दलित ही होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या, खड़ा भी दलित, वोट भी दलित, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे खड़े सबके सब होंगे, पर वोट केवल दलित को करना है, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे खड़े सिर्फ दलित होंगे, वोट चाहे सबको करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए इस तरह से क्या हुआ कि दलित भी आने लग गए। तो वो मान गए कि चलो भैया ठीक है। फिर थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है, फिर से नहीं जाती, भाई तुमने जेल में डाल दिया, क्यों जाए हम। तो ये फिर से कांग्रेस नहीं जाती, और इनका पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर 1935 होता है। अब यहाँ से कहानी चालू हो जाती, चेंज हो जाती है, बहुत बदलने लग जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब बहुत ह्यूज। ये सब हम पूरे डिटेल में एक्ट वाले में डिस्कस करेंगे, इवन जब हम इसको पूरा नेशनल मूवमेंट के टाइम पे डिटेल में पढ़ेंगे तो भी बहुत बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1937 में इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए। इलेक्शंस करा के क्या एस्टेब्लिश करा कि हाँ भाई इलेक्शन करा के देखते हैं। इसमें क्लियर क्या पता चला इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस में कांग्रेस भारी मेजोरिटी के साथ जीत गई, ठीक है। और इन्होंने अपनी ऐसे ये भी कर लिया, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक्सपीरियंस भी मिला, इनको समझ में आ गई चीजें कैसे काम करती है, और इनको ये भी पता चला कि पूरी इंडिया से इनको सपोर्ट है, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रखे थे। अब अब बहुत सारी चीजें आएंगी। इस प्रोविंशियल इलेक्शन में हुआ क्या था कि हाँ, अ, मुस्लिम लीग जो थी उसको बहुत कम सीट्स मिले, मतलब वो बहुत हारी तो नहीं, मतलब बहुत कम सीट्सों पे जीत पाई, कम सीट्स पे जीत पाई, ठीक है। और कांग्रेस बहुत ह्यूज मेजोरिटी से जीती। तो इस तरह से क्या हुआ, इनको समझ में आ गया, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, कि अगर वो इंडिया में रहेंगे, अगर इंडिया रहेगा, तो वो तो मुस्लिम लीग कभी टॉप लीड नहीं कर पाएगा, कांग्रेस विल ऑलवेज लीड। तो ये चीज तो उनको समझ आ गई थी। फिर अब देखो क्या क्या प्लान करेंगे। फिर 1939 में क्या होता है, बहुत कुछ होता है। वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है, और मजे की बात देखो, जो वायसरॉय है इंडिया में, उसने खुद जाके कह दिया कि भाई इंडिया हमारे साथ लड़ाई में, मतलब इंडिया ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा है लड़ाई में। तो गांधी जी ने बोला कि हम क्यों लड़ाई में तुम्हारा साथ दे भाई, एक बार हमने साथ दिया था, क्या हुआ, तुमने कुछ किया नहीं किया, हम क्यों साथ दे, क्यों साथ दे, जरूरी है समझना। वाई सो, खैर,
इतनी स्टोरी अगर मैं बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है, नेशनल मूवमेंट वाले में बताऊंगी, भी रहने दो। बहुत अच्छी स्टोरी है, मजे की। तो इन्होंने बोल दिया कि इंडिया हमारी तरफ से लड़ रहा है, पर इंडिया ने बोला कि नहीं, हम तुम्हारी तरफ से लड़ नहीं रहे। कांग्रेस मिनिस्टर्स जितने थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला भैया हम नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट, ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही है वर्ल्ड वॉर में, इंडिया नहीं है पार्ट। ठीक है। फिर इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, इनकी एक पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक करके, लेफ्टिस्ट पार्टी ऑफ कोर्स। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि देखो अगेन कांग्रेस में तो बहुत सारी चीजें चलती है ना, कांग्रेस में इनका अपना अलग दुख था, इनका अपना एक तरीका था काम करने का। तो इस तरह से कांग्रेस से बढ़ जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, याद रखना। फिर 1940, 1940 में क्या होता है, अगस्त ऑफर आता है, लाहौर सेशन, लाहौर रेजोल्यूशन आता है, बहुत कुछ होता है। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त ऑफर की। ठीक है। अगस्त ऑफर क्यों मुझे कहा है? अगस्त ऑफर में सबसे पहले ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये लालच देते हैं इंडिया को कि भाई तुम हमें सपोर्ट करो, आफ्टर दैट देखो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वाइसरॉय की, उसमें तुम्हारी सीट बढ़ा देंगे, हम तुम्हें और ज्यादा इंडियंस को लाएंगे गवर्नेंस में, और हम कंसिडर करेंगे कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे दें। ठीक है। इन्होंने ये सब बोल के उनको झांसा दिया। क्लियर बात है? तो इन्होंने ये सब बोला उनको, उन्होंने सुन लिया। फिर क्या होता है कि इस ये सेकंड एक चीज तो ये आपको याद रखना है, लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सेकंड थिंग, लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन क्या था? इन्होंने डिसाइड किया, मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास करके क्या डिसाइड किया कि इनको समझ तो आ गया था कि प्रोविंशियल इलेक्शन से कि कांग्रेस तो हमेशा जीतेगी। इनको आया भैया आइडिया कि व्हाई नॉट मेक अ डिफरेंट स्टेट। तो इन्होंने बनाया पाकिस्तान। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड पाकिस्तान, मतलब पाक हो जिसकी धरती। भाई इतना तो टेररिज्म करते हैं, पाक है। खैर हटाइए। पाकिस्तान इन्होंने डिमांड करना चालू कर दिया। ऑफ कोर्स ये किसको अच्छा लगेगा, पर लोगों को नहीं लगा था कि ये इतने सीरियस है। ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही थी, साथ के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हो गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब, गांधी जी का कहना था, देखो ब्रिटिशर्स की एक चाल है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जैसे ही कोई बड़ा मूवमेंट होता है ना और कुछ होने लग जाता है, तो सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में डाल देते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम अब सब इकट्ठा होंगे ही नहीं, हम जहां हैं, जिधर हैं, जिस भी तरफ है, हम वहां से लीड करेंगे और अपना अकेले अकेले सत्याग्रह करेंगे। है ना? सब पूरे इंडिया को बोल दिया कि हम अब इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई लीडर होगा और आप उनके पीछे चलेंगे, नहीं, आप खुद एक सत्याग्रही हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक। फिर 42 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये इतना इंपॉर्टेंट है। सीधा लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया ना कि 1878 के बाद गॉड लाइक इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक जो मैं यहाँ पे, ये आपको बोल्ड दिख रहा है ना, सबसे सवाल आए हुए हैं, नथिंग, आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ ब्लू, है ना, आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। क्रिस मिशन क्या होता है, इंडिया आता है। ठीक है। और क्या करता है, अगेन जैसा कि अगस्त ऑफर था, उसी तरह से क्रिस मिशन क्या करता है, इंडिया को ललचाने की कोशिश करता है। क्या ललचाने की कोशिश करता है, देखो भैया हम ना तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और ये भी हो सकता है कि हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाने दे दे, जिससे कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। राइट? पर क्या हुआ, अगेन हमको तो डिसाइड कर लिए थे हमने कि हमको तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कब, पूर्ण स्वराज के टाइम पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हमको नहीं चाहिए भाई तुम्हारा ये सब लालच वालच। इसको मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की वो पाकिस्तान वाली बात तो इन्होंने मानी नहीं, कि इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला भागो यहाँ से। ठीक है। मार्च में हुआ था, यह ध्यान रखना। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त में होता है, याद रखना, 8 अगस्त, सीधे यूपीएससी का सीधा क्वेश्चन है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन कौन सी तारीख से स्टार्ट हुआ है? 8 अगस्त वॉज द आंसर, 1942। मतलब 21 का क्वेश्चन है, 2021। ठीक है। जाके देख लेना। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। इन्होंने अगेन क्या बोला कि भैया इनको समझ में आ गया कि अगर ब्रिटिशर्स, मतलब पहले क्या था ना, गांधी जी का माइंडसेट था कि हम ब्रिटिशर्स तो देखो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ ही रहा है। ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स का पीछे से लड़ाई कर देंगे, फिर से ब्रिटिशर्स को बुली करेंगे कि भाई तुम निकलो निकलो निकलो, तो ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ये सोचा था, लेकिन सेकंड में इनको बहुत क्लियर था कि नहीं भैया, दिस इज द राइट टाइम। क्यों? अगेन एक लॉजिक जो मैंने आपको बताना था, बता ही देती हूँ। दैट इज, देखो लड़ाई हो रही है ना, पूरी लड़ाई हो रही है। ब्रिटिशर्स, बहुत सारा आपको पता है, एक्सेस पावर, लाइट पावर, ऐसे करके लड़ाई हो रही थी। तो अभी एक ना जापान था, जैसे अमेरिका, तब अमेरिका ने तभी तो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया। तो अमेरिका ब्रिटेन एक तरफ थे, जापान एक तरफ था। अब खुद सोचो, ब्रिटेन की जापान से लड़ाई है, जापान की ब्रिटेन से लड़ाई है, तो अब जापान
के नजदीक ब्रिटेन तो है नहीं कि वो उसको अगर कोई मिसाइल देनी हो, कोई बॉम्ब फोड़ना हो, तो वो जाके अटैक करना हो तो वो ब्रिटेन के पास जाए। ठीक है, बहुत दूर है ब्रिटेन, है ना। सो अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में भी है तो क्या जापान कुड नॉट अटैक इंडिया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर जापान को लगता कि इंडियंस भी उनकी हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, तो जापान तो सबसे पहले इंडिया पर अटैक करता क्योंकि उसके नजदीक था और ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी थे। इस वजह से उन्होंने बोला कि ना भैया, तुम क्विट करो इंडिया को, निकलो अभी, अब भी क्या भी निकलो, तुम्हारे चक्कर में हम वो नहीं करेंगे कि हमारी पूरी इंडिया तबाह हो जाए। ठीक है। और बाकी जैसे ये चालू हुआ, सारे की लीडर्स को उन्होंने जेल में डालना चालू कर दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं तब तक, मजे की चीज जो आज आप हम अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में कितना प्राउड करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, पीओवी। ठीक है, पीओवी नहीं, पीओडब्ल्यू, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, वो जापान जापानीज के साथ वो कैप्चर हो गए थे। तो उनसे वो छुड़वा के इंडियन नेशनल आर्मी की का गठन करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भैया ठीक है, ये आज से इंडियन नेशनल आर्मी है, जापानीज की हेल्प के साथ ही, क्योंकि जापानीज को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये लोग ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये होता है, याद रख सकते हो। 1945 में आते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जहाँ पे सिमला कॉन्फ्रेंस होता है। सिमला कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर गवर्नमेंट कैसा होगा, ये लोग फिर से कॉन्फ्रेंस करते हैं टू कन्विंस देम कि ठीक है कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर से ये फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में चल रही है अभी घमासान लड़ाई। ध्यान रखना, घमासान लड़ाई क्यों? कि पाकिस्तान गांधी जी बनने नहीं देना चाहते। क्यों बनने देंगे भाई? ठीक है, तो सीधी सी बात है। और पाकिस्तान वाले मान मतलब मुस्लिम लीग मान नहीं रहा। फिर आता है 1946। 1946 में होता है भयंकर कांड। मतलब इसमें दो तीन बातें हैं, मोस्टली दो बातें बहुत क्रुशियल आपने याद रखनी है। पहली बात कि कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन क्या करेगा बताओ? कैबिनेट मिशन करेगा, देखो फेल तो हुआ, ये भी फेल हो गया, ऐसा नहीं है कि पास हो गया। फाइनली पास यही होता है लास्ट वाला, माउंटबेटन प्लान। तो आपको पता है कि अगस्त ऑफर फेल हो गया, आपका क्रिस मिशन फेल हो गया, कैबिनेट मिशन फेल हो गया। कैबिनेट मिशन में था क्या? कैबिनेट मिशन अगेन एक प्रपोजल लेके आया था कि अब देखो ऐसा हुआ कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, 39 से 45 तक चली थी, खत्म हो गई है, लेकिन इनको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होगा, ये क्विट इंडिया तो चालू हो गया भैया, अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्या किया जाए। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। इन्होंने इसमें दो तीन बातें बोली। पहला इन्होंने बोला कि चलो अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हम तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने देंगे और जिसमें तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपना। ठीक है, बढ़िया, डन। फिर इन्होंने बोला हम ना इसे 3 टियर स्ट्रक्चर बना देंगे जहां पे प्रोविंशियल ग्रुप्स भी होंगे। बकवास बकवास कॉन्सेप्ट, इसको किसी ने नहीं माना। फिर इन्होंने क्या किया, जो पाक मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड करता है, इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इसको पास होने देगा? पाकिस्तान मानने देगा किसी को? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं मानने देगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का आप कभी कहीं पे वीडियो देखना है या कोई वैसी फिल्म देखना रिलेटेड हो तो भाई साहब, यू वॉन्ट बिलीव, इतने कम्युनल वायलेंस हुए, इतने कम्युनल वायलेंस हुए। आपने नोटिस किया होगा, कहीं कहीं फिल्मों में दिखाते हैं ट्रेनें लाशों से भर के आ रही है ऐसे, एकदम एकदम अनाप शनाप, मतलब सीधे जहां मिले ना, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं। मुस्लिम भाई, इतनी तभी ऐसे हुआ था कि कुछ लोगों को फटाफट से पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा था, कुछ लोगों को फटाफट से इंडिया की तरफ आना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी। और भी बहुत चीजें हुई है। जो हमारी नेशनल नेवी थी, जो नेवी थी, वो भी अपना वो करने लग गई कि भैया नहीं, उनको भी अपना चाहिए कि नहीं, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। इनके अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे ऑफ कोर्स। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये भी चढ़ गई थी। इन्होंने भी ऐसा किया कि नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अपना म्यूटिनी कर लिया इन लोगों ने अपना। जैसे म्यूटिनी का मतलब समझते हो ना, रिवोल्ट, सिपॉय म्यूटिनी जब हम कहते हैं, तो ये रिवोल्ट करने लग गए। अब हम बात करते हैं इंटीरियम गवर्नमेंट। इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब कि देखो, इलेक्शन इलेक्शन तो हो ही चुके थे वो प्रोविंशियल वाले। तो इन्होंने वो डिसाइड किया कि उसके ही बेसिस पे एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाते हैं, जो इनसे सारी बातें बातें करेगी, और यही कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया। क्योंकि आपको पता है ना, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी सो दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो पाए, राइट। तो वो तब बन रहा था, तो तब उसी इंटीरियम गवर्नमेंट और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो उसी तरह के जो इलेक्शन से जीत के आए थे ना, उन लोगों ने मिलके बना लिया। अब 1947 में कहानी खत्म होती है विद टू थ्री थिंग्स। प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के, एटली, ठीक है, तो उनका कहना है कि भैया ठीक है, हमको उन्होंने डिक्लेयर किया अपने ब्रिटेन में कि हम इंडिया में जो रूल है हमारा करना, ठीक है, ब्रिटिश जो रूल है, ब्रिटिश रूल विल एंडेड बाय जून 1948। ठीक है,
जून 1948, क्योंकि उनको लगा था इतना टाइम लग जाएगा पावर ट्रांसफर करने में, पर उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि आजाद करना है, क्योंकि हमने उनको एकदम तंग ही कर दिया था, क्विट इंडिया का बुली कर दिया था हमने उनको। ठीक है, और हर तरफ से तो वो बहुत कुछ हो रहा था ना यार, तो उनको समझ में आ गया था कि अब इतना ओप्रेस करके नहीं चला सकते। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं नए वाइसराय बन के मार्च में, और ये अपना लाते हैं माउंटबेटन प्लान लाते हैं 3 जून को। और इसमें तीन चीज होती है। इसमें ये होता है भैया कि इंडिया का पार्टीशन होगा, इंडिया और पाकिस्तान में बटेगा। ठीक है। और देखो, इन्होंने बोला एक पाकिस्तान बन रहा है, एक इंडिया बन रहा है, और एक प्रिंसली स्टेट बन रहा है, मतलब कि जिसको इंडिपेंडेंट रहना है, जैसे जिसको इंडिया में जुड़ना है इंडिया में जुड़ जाए, जिसको पाकिस्तान में जुड़ना है पाकिस्तान में जुड़ जाए, और जिसको इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रहे। हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज फाइनली ये इसको पार्लियामेंट में पास कराते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है, और इसके थ्रू पहले पाकिस्तान को 14 अगस्त को इन्होंने फ्रीडम दी, इंडिपेंडेंस दी, और 15 अगस्त को अपना इंडिया का है। तो हो जाती है यहाँ पे कहानी खत्म टाइमलाइन की। ऑल्दो मैंने आपको इसमें भी बहुत सारा कंटेक्ट समझाने की कोशिश की है, लेकिन इन डिटेल आपको क्या फैक्ट्स क्या कैसे याद रखना है, ठीक है, लाइक डेट बाय डेट, क्योंकि देखो जब कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, एज आई टोल्ड यू, कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके यहाँ तक एकदम मतलब डेड सीरियस बातें चल रही हैं, 50-60 साल एकदम डेड सीरियस बातें चल रही हैं, तो वहां पे ना आपके तारीख इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाला तारीख पूछा हुआ है, क्रिस मिशन का तारीख पूछा हुआ है, बहुत कुछ, महीना तो आपको एकदम याद होना ही चाहिए, या एग्जैक्ट क्या क्या बातें थी, ये तो मैंने आपको बोली है। तो अभी मैं जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाऊंगी 2 पार्ट में, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको आज कंटेक्ट समझाया कि वहां पे मैं आपको हर एक चीज का एक लय पकड़ा सकूं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और जो भी समझ में आया, जितना भी समझ में आया, यू लाइक इट और नॉट, वट एवर योर फीलिंग इज, यू मस्ट राइट इन द कमेंट। इट फील्स लाइक दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। आई फील टू गुड। ओके। और इसके बाद आपने जरूर से आज तो क्लास देखनी है, इसको सिंक इन करना है, नोट्स पढ़ना है, कल जाके जरूर एमसीक्यू करना है। ठीक है, परसों विल डू आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 का वीडियो। ठीक है, और उसको मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगी अच्छे से, क्योंकि उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो जाके जरूर सवाल जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।